पाकिस्तान में स्पेशली कराची में तो लोगों का रुझान नहीं है, टैक्स को उतना सीरियसली लेते नहीं है। वो कहते हैं यार टैक्स वाले छोड़ो, कौन टैक्स। टैक्स गवर्नमेंट दो तरीके से ले रही होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होती है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है जी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है। अच्छा। हर कोई दे रहा है, इवन एक मजदूर जो है ना वो भी दे रहा है। क्या बात एक कर रहे हैं सर? साबुन लेते हैं वो मुंह धोने के लिए, तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। अभी रिसेंटली बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान जी आर सैलरीड क्लास, तो वो टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स पेयर है। लेकिन टैक्स पेयर तो हैं, लेकिन टैक्स फाइलर बहुत कम है। ये दो अलग अलग चीज़। बंदा अपने मुल्क में कानून फॉलो नहीं कर रहा, मेरे मुल्क में आके क्या कानून फॉलो करेगा? एब्सोल्युटली। Hello, this is Ahsan Khan, and you're watching my show. And today I'm very happy, very ecstatic because आज हमारे पास बहुत ही talented एक टैक्स एडवाइजर मौजूद हैं, अदनान हसीब साहब। अदनान भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, यू टुक आउट टाइम फॉर अस, आई रियली अप्रिशिएट इट। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मददू किया मुझे, शुक्रिया बहुत। और हमारी बातचीत चल रही थी क्योंकि टैक्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा नाम भी थोड़ा सा बताएं लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, कितनी आपकी ज़बरदस्त प्रोफाइल है माशाल्लाह, एक्सपीरियंस, एजुकेटेड, वेरी नाइस। अच्छा जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान हसीब है और मैं प्रोफेशनली एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। मेरी एक फर्म है सेंस टैक्स के नाम से। और मैं मेरी अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो मैंने MBA किया हुआ है बिजनेस एंड फाइनेंस में, और साथ साथ मैंने PGD किया हुआ है टैक्सेशन में IBA से, और मैं ICMA का मेंबर हूँ और पिछले 9 साल से टैक्स की कंसल्टेंसी की फील्ड से वाबस्ता हूँ। और आपकी आवाज़ सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई माशाल्लाह कोई एक्टर हैं या फिर कोई बड़ी ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपको भी पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं सुनने को मिला होगा, आई एम श्योर पहले भी लोगों ने तारीफ़ की होगी आपकी गुफ्तगू की। बस ये हुस्न नज़र है, उसने नहीं हुआ ना, आपको पहले किसी ने बोला कि यार आपकी आवाज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है? जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा है, तारीफ़ की है, तारीफ़ की है। हाँ, इससे अच्छा है, मोटिवेशन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा अदनान भाई, क्योंकि हमारा जो मेन कोर है ज़ाहिर डिस्कशन वो टैक्स के हवाले से लोगों को अवेयर करना कि भाई वो लोग, मैंने देखा पाकिस्तान में स्पेशली कराची में तो लोगों का रुझान नहीं है, टैक्स को उतना सीरियसली लेते नहीं है। वो कहते हैं यार टैक्स वाले छोड़ो, कौन टैक्स। मतलब एक वेरएज़ अगर आप दूसरी ममालिक में जाते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, तो टैक्स इट्स मैंडेटरी। वो यहाँ पर वो रुझान नहीं है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जो के लोग इंटाइटल हैं टैक्स देने के लिए, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है? कौन लोग टैक्स देते हैं, किसको टैक्स देना चाहिए, क्या है, मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? ओके, देखें जी, सबसे पहले वाला जो आपका सवाल है ना कि एक तो पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि टैक्स लिटरेट नहीं होते लोग जी, उनको पता ही नहीं है कि ये टैक्स है क्या चीज़ जी। टैक्स गवर्नमेंट दो तरीके से ले रही होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होती है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है जी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है। अच्छा। हर कोई दे रहा है, इवन एक मजदूर जो है ना वो भी दे रहा है। क्या बात एक कर रहे हैं सर? साबुन लेते हैं वो मुंह धोने के लिए, तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, और एक जो सैलरीड क्लास है, जो कि अभी रिसेंटली बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान जी, आर सैलरीड क्लास, तो वो टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स पेयर हैं। लेकिन टैक्स पेयर तो हैं, लेकिन टैक्स फाइलर बहुत कम है। ये दो अलग अलग चीजें ओके, जो कि मतलब टेक्निकली जॉब से कट रहा है डायरेक्ट, लेकिन दे डोंट नो, वो इसको क्लेम नहीं करते। अब जाहिर सी बात है, कैन दे क्लेम? यस, यू कैन। इफ यू हैव अ सरप्लस टैक्स यू कैन आल्सो रिफंड क्लेम। वाओ। तो आप जो टैक्स फाइलिंग है वो आपके बेनिफिट के लिए, टैक्स पे तो आप गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स फाइलिंग है वो बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए। सही। और दूसरा जो सवाल था ना कि कौन टैक्स एलिजिबिलिटी क्या है, बिल्कुल जी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हर वो शख्स जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपीस तक है। अच्छा, ओके। यानी कि अगर आप उसको मंथली इनकम करें तो 50,000 पर मंथ। सही, ठीक है। तो वो लोग अगर टैक्स फाइल ना करवाएं, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि अंडर उनका टैक्स स्लैब से नीचे अमाउंट है। लेकिन अच्छा। वो लोग जिनकी सैलरी टैक्स स्लैब से ज्यादा है, उनको तो मस्ट अपने रिटर्न फाइल करवाना चाहिए। सही, ठीक है। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं बता दूं कि वो लोग जो 50,000 से कम भी कमाते हैं, बट दे हैव अ बाइक, हाँ बाइक है, अब वो बाइक खरीदने गए और वहां पर उन्होंने उनको ट्रांसफर करवा रहे हैं अपनी बाइक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तो वो एक कॉमन सवाल पूछते हैं, भाई आर यू फाइलर और नॉन फाइलर? सही है। तो अब अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स फॉर एग्जांपल 2000 है,
और अगर आप नॉन फाइलर तो आपका टैक्स है 4000 डबल। तो ये क्या चीज़ है? ये गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड करें, अपने आप को फाइलर बनाएं, ताकि आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बने। सही। अच्छा, कौन सा ऐसा इदारा है पाकिस्तान का या ऐसे शोबे हैं जो कि अभी टैक्स से, क्योंकि मुझे याद है जब पहले जो फ्रीलांसर थे तो वो टैक्स फ्री थे, जी, तो अभी वो भी गालिबन टैक्स में इनके इंटाइटल हो गए हैं टैक्स देने के लिए, क्या उसकी लॉजिक? पाकिस्तान में जी बड़े टैक्स बेनिफिट हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे। पहली बात तो ये क्लियर कर दें। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेडिकल की फील्ड से जो लोग हैं रिलेटेड, वो उनकी विथ होल्डिंग एग्जम्पशन है बहुत सारी, जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स सेल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप आईटी से रिलेटेड लोग हैं जो कि फ्रीलांसर काम करते हैं और पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व्स की शक्ल में डॉलर आता है उनके अकाउंट्स में, तो उनको भी बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशंस मौजूद हैं। सही। वो अपने आप को FTR रिजीम के तहत अपनी फाइलिंग करवा सकते हैं, और एक बहुत नॉमिनल सा 0.1% टैक्स बैंक काटता है, वो फुल एंड फाइनल टैक्स होता है। सही। और वो एंजॉय करें अपनी सारी अमाउंट को। फाइलिंग करने से जो भी उनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ होगी वो वाइट है। देखें, एक चीज़ आप शायद आप सवाल ना पूछे, बट मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ। जी प्लीज। कि देखें, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वाइट इनकम, ब्लैक इनकम। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरी कहते हैं लोग, मेरी ब्लैक इनकम को निकालो, वाइट करो, वाइट करो। देखें, एक इमाम साहब है ना, वो मस्जिद में अगर इमामत कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लाख रुपए है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो कानून की नजर में वो ब्लैक इनकम है। सही है। आई एम सो सॉरी माजरत के साथ। लेकिन एक शख्स जो उसी को डिक्लेयर कर दे गवर्नमेंट के खातों में कि जी हाँ, मैंने इस जराए से ये पैसे कमाए और इस पे जो ड्यू टैक्स था वो कट गया है या मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो वो वाइट इनकम है। तो बहुत सिंपल सी साइंस है इसकी। तो हमेशा अपनी वेल्थ को वाइट करना चाहिए ताकि आपकी एक प्रोफाइल भी हो। मेरे ख्याल से अक्सर लोग यहाँ पे जो नई जनरेशन है वो क्या करती है, वो बाहर के लिए अप्लाई कर रही होती है। वो चाहती है कि पाकिस्तान से बाहर जाके अपने फ्यूचर को सर्च करे और वो अपॉर्चुनिटी अवेल करे। बिल्कुल। तो उस इमिग्रेशन प्रोसेस में भी ना आपको पता है फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो एम्बेसीज हैं वो कहते हैं ठीक है, हम आपको बुलाने के लिए, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सोर्सेज यू हैव। तो उस वक्त जब वो अपने फाइनेंशियल सोर्सेज देते हैं, वो सो कॉल्ड बहुत हैवी बैंक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी डिक्लेरेशन लेकिन नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी डिक्लेरेशन में वो वेल्थ डिक्लेयर ही नहीं होती। एग्जैक्टली। तो if you are not declaring your wealth in FBR, तो दूसरी जो कंट्रीज है ना, वो कहते हैं these people are not social responsible people। अच्छा, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते, उनके दिमाग में तो चीज ही नहीं है ना। वो ये कहते हैं कि जो बंदा अपने मुल्क में कानून फॉलो नहीं कर रहा, मेरे मुल्क में आके क्या कानून फॉलो करेगा। एब्सोल्युटली। आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट अदनान भाई बात बोली कि ये जो ये लोग, यानी हर जगह ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। ये कहते हैं एक मनी ट्रेल जिसे कह लें कि आपको वो बड़ा जरूरी होता है। और स्पेशली जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें भी आपको बड़ा क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए कि आपका बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपने कहाँ पैसे खर्च किए, उसकी कितनी प्योरिटी है, कितनी वाइट मनी है। अगर वो नहीं होता तो ये बहुत बड़ी वजह है जो अदनान भाई ने पॉइंट आउट करी कि आपका अगर आपको पता ही नहीं कि आपने पैसा टैक्स कितना दिया है, पैसा कितना आया, उसके बदले आपने कम टैक्स दिया, तो वो तो फिर आपको सीरियसली वैसे नहीं लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। राइट। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए अदनान भाई कि पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जो कि लोगों को जैसे नाम पता नहीं होता, उनकी मतलब पता तक नहीं है, जैसे FBR है वो क्या है लोगों को नहीं पता होता, SRB क्या होता है फॉर एग्जाम्पल। इस तरह कौन कौन से इदारे हैं जिनसे आपका टैक्स के हवाले से आपका ताल्लुक हो सकता है? अच्छा देखें, ये जितने भी इदारे हैं ना, इन्होंने वैसे तो एक सिंगल विंडो वाली ऑप्शंस रखी हुई है कि यू कैन गो वॉक इन एंड अपने मामलात खुद देख सकते हैं। लेकिन फिर यही कहूँगा कि क्योंकि आपको लीगल नॉलेज नहीं होती, तो आप उन्हीं के बिछाए हुए जाल में ट्रैप हो जाते हैं। कैसे सर? कैसे? अच्छा, वो ऐसे जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर ली। अब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, जी बिल्कुल बहुत आसान है, आप इस तरह से कंपनी रजिस्टर्ड करने हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे, माइट भी शायद 1000 रुपये 500 रुपये वो जो नॉमिनल सी फीस होगी वो चार्ज करेंगे। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है ना, वो कोई आपको नहीं बताएगा। ओके, सही है ना। उसके बाद आप गलती करेंगे, फिर आपको नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको आपका दोस्त कहेगा मैंने बोला था ना, क्यों फंस गए FBR के चक्कर में, क्यों फंस गए टैक्स के चक्कर में। SBR सही है ना जी।
तो SRB क्यों होगा। ये टैक्स के मामलात में फंस गए। तो ये मिसकंसेप्शन आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी Create सिर्फ और करते सिर्फ हैं। परेशानी देख के बताते हैं, जी हाँ। लेकिन उस परेशानी की वजह जो है ना वो क्या है, वो आपने उस चीज को नहीं किया कि देखें हर चीज का ना एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट होता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कारोबार शुरू करूंगा तो उस पर एक वर्किंग कैपिटल ढालूंगा, उसकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, उसकी अकाउंटिंग क्लोज करूंगा, उस पर जो टैक्स होगा वो ऑलरेडी टाइम टू टाइम भी जमा कराऊंगा और एट द एंड ऑफ द ईयर भी जमा कराऊंगा, फिर जाके मेरा पूरा साल की कंप्लाइंस कंप्लीट होगी। लेकिन ये चीज करते नहीं है तो पूरे साल के बाद जब नोटिस आता है तो वो कहते हैं ना, वो पीछे जाके आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू। राइट। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप किसी अच्छे जो है ना कंसल्टेंट से राय लें, मशवरा लें। लेकिन लोग घबराते हैं सर, वो कहते हैं कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो पैसा खींच देगा, मतलब जाहिर है हाँ, ये एक इशू है। कैसे चेंज करें ये उसका दिमाग। एक इशू ऐसा है कि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग भी जी मौजूद हैं। घबरा जाते हैं लोग। लॉयर कैसे घबराते हैं लोग कहते हैं यार मैं अच्छा खासा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा मुझे वो बीमार कर देगा, दवाई दे देगा मुझे ना। तो इसमें सर कितनी सदाकत है, इसमें क्या करें, इसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी। ज़ाहिर है वो जो लोग भी सुनेगा तो ये तो वो लोग यही सोचेंगे कि तो ज़ाहिर है अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे पता चल सके? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। देखें अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक सेंस दिया है जिसको कहते हैं सिक्स सेंस। वाह, सही ना। अगर आपके पास 5 सेंसेस जो कि फिजिकली होते हैं ना, उसमें से कोई भी सेंस अगर आपका काम नहीं कर रहा होता तो आप डिसेबल होते हो। तो उसी तरीके से अगर आपका 6 सेंस काम नहीं कर रहा ना तो आपको तवज्जो देना चाहिए कि क्या मैं डिसेबल तो नहीं हूँ। तो अपने आप को डिसेबल कंसीडर ना करें, अपने 6 सेंस को एक्टिव करें। वो बंदा जो आपको मशवरा दे रहा है उसको क्रॉस क्वेश्चन करें, क्रॉस चेक करें, उसकी अपनी भी तहकीक करें कि यार ये जो मुझे बोल रहे हैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं बोल रहा। तो ये बेहतर तरीका है अच्छे कंसल्टेंट को जानने का मेरे नजदीक। अच्छा सर, ये जो अक्सर मैंने जो चीजें नोट करी ना, जो अब प्लीज मुझे आप करेक्ट कराइएगा, जैसे मैंने देखा है जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है पोर्टल्स पे, जैसे FBR है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने अपने नाम कंपनी को रजिस्टर करवाना है एज अ प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, राइट? इस तरह या अपने प्राइवेट लिमिटेड कराना है तो वो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी करा सकते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग, कि वो जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको ऐसा शो कराते हैं कि वो वहां पर गए थे और उन्होंने इदारे में जाके आपका बातचीत करिए और फलां से बात करिए तो आपको ये काम हुआ है, हालांकि वो चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होती है। जी, तो इस तरह का तासुर दिया जाता है अक्सर कंसल्टेंट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कंसल्टेंट क्यों करते हैं सर ऐसा? अच्छा देखिए, अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल सादा सा है, सिंपल सा है, कोई ऐसे नोटिस वगैरह नहीं लगेगा, कोई आपने ऐसा काम नहीं किया जो पहले आपने कुछ और किया या मिसलीड किया डिपार्टमेंट को या इंफॉर्मेशन हाइड की और कंसल्टेंट को कुछ और बता रहे, तो क्या करता है डिपार्टमेंट आपके पोर्टल को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ चीज़ें तो आपकी पोर्टल से हो जाती है। जैसे एक बंदा फ्रेश है जिसने कभी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया तो वो तो पोर्टल से हो जाती है रजिस्ट्रेशन। लेकिन किसी किसी का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक केस बगैर नाम के आपको बताऊंगा। रिसेंटली मेरे पास एक हाउसवाइफ का केस आया और उनको विरासत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन वो नॉन फाइलर थी। तो उन्होंने कहा चलो यार हम अपने आप को फाइलर कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टैक्स बच जाए। अब जब वो फाइलर होने के लिए हमारे पास आई तो उनका जो है वो पोर्टल ही ब्लॉक हुआ। अब वो हम कह रहे हैं कि भाई इसके मामला डिफरेंट हैं, हमें ये जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कहते हैं यूर मतलब हमें आप संवेकूफ बना रहे। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन दिखा देते हैं, हम कहते हैं देख लें, आप कोशिश करें, अगर आपसे पोर्टल हो रहा है तो वेल एंड गुड। तो वो पोर्टल पे बाकायदा लिखा और आता है कि यू कैन नॉट प्रोसीड अंटिल यू कॉन्टैक्ट योर रेलेवेंट RTO। RTO इज अ रीजनल टैक्स ऑफिसर। हाँ, ये मुझे बड़ा सुनने वाला है। मैं RTO के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं फलां के साथ बैठा हुआ हूँ, तो वो बैठना पड़ता है। अच्छा, अब वो हुआ क्या था, तो हर केस में सब मैं बता रहा हूँ उनके साथ हुआ क्या था। हुआ ये था कि उनके हस्बैंड स्मार्ट थे, वो उनके CNIC पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते थे। अच्छा, वो तो बेचारी हाउसवाइफ है, उनको पता ही नहीं। आप समझ रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी लिया, बेच दिया, ये किया, वो किया। तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन थी जो कि उनकी डिक्लेरेशन में नहीं थी, जिसकी वजह से CNIC इज योर ट्रैकिंग ID। अच्छा, आजकल CNIC आपका ट्रैकिंग ID है। आप हर डिपार्टमेंट से में जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन CNIC से जा रही है। आपके कितने बैंक अकाउंट है, आपके कितने नाम पे प्रॉपर्टी है, सारी चीज। तो अच्छा, आप वो कंसील नहीं कर सकते आप। राइट सर, ये बताइए कितनी हकीकत है कि मैंने अक्सर सुना है, अक्सर तो नहीं, एक साहब मुझे बता रहे थे, वो टैक्स कंसल्टेंट थे। तो मुझे कहने लगे कि सर देखिए, मैं अगर किसी से पर्सनल हो जाऊं ना, यानी कि बड़े लोग डराते हैं, टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं वो बड़ा डराते भी हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अगर मैं
किसी बंदे से भी पर्सनल हो जाऊं तो वो उसका मैं सत्यानाश कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे मतलब इदारों से हम आपको आप मुझसे बना के रखें, क्योंकि अगर आपने मुझसे बिगाड़ी तो फिर आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से आपको नोटिस आएंगे। ऐसा सर, ऐसा भी डराते हैं सर टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। अच्छा, नहीं आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोग डराते हैं। डराते हैं, मुझे पता है। देयर इज बैड प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में, आई नो दैट। वो कहते हैं ना, अच्छे वकील भी हैं, बुरे वकील भी हैं, अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, बुरे कंसल्टेंट भी, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बुरे डॉक्टर्स भी हैं, तो होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है माशाल्लाह से। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट रजिस्टर्ड हैं जिनके पास आप क्रॉस जा सकते हैं, उनसे अपने मशवरा ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम ही अवेयरनेस प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं और उनसे मशवरा लें। देखें, जो नॉलेज कंसल्टेंट को है ना 10 साल की पढ़ाई के बाद, 5 साल की पढ़ाई के बाद, वो आप यूट्यूब पे 5 मिनट या 5 घंटे या 5 हफ्ते की पढ़ाई में नहीं ले सकते। और सर जो अपने सिर्फ एक्सपीरियंस की बेसिस पे आए हुए, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, वो उनके बारे में वो भी कंसल्टेंट बने हुए? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आप उनकी प्रोफाइल चेक करें ना कि कितनी साइकिल है, कितने क्लाइंट्स को उन्होंने सर्व किया हुआ है। सर ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपके साथ कोई बंदा काम कर रहा है, अब उसने जो चीजें सीख ली आपके साथ काम करते, वो तो खुद कंसल्टेंट बन गया, एक बात है। हाँ, ये होता है, ये हमारे पास भी आते हैं वो लड़के जो हेल्पर होते हैं, और वो थोड़ा सा पोर्टल यूज करना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं बस सही है, मैं आपकी फाइल कर दूंगा। फाइलिंग बहुत टेक्निकल चीज है। टैक्स फाइलिंग इतना आसान नहीं है, सही है ना, क्योंकि उसमें आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तमाम सेक्शंस की नॉलेज अगर होगी तो आप अच्छा रिटर्न फाइल करेंगे, वरना आप डमी रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, जब डमी रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो आपको टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने पूरे साल ज़कात दी और आपने रिटर्न फाइल किया और उस ज़कात को डिक्लेयर ही नहीं किया, तो आपको जो टैक्स रिबेट मिलना था वो मिला ही नहीं। अच्छा, वो टैक्स रिबेट की अमाउंट थी शायद 26,000 रुपये, लेकिन आपने एक नॉर्मल सा कंसल्टेंट जो कि 2-3 हज़ार 5,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर रहा है, आपने कहा यार ये 5,000 रुपये दो, रिटर्न फाइल कर दो। वो कहता है सही है, मैंने आपका रिटर्न फाइल किया, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं यार देखो 5,000 में रिटर्न फाइल हो गया, लेकिन उसने 26,000 रुपये का लॉस करवा दिया आपका। मैं एक मिनिमम से मिसाल दे रहा हूँ, होता तो 4-4, 5-5 लाख रुपए का भी लॉस, ठीक है, जो कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है और उसने आपको इतना कहते हैं ना अपने बातों में ये कहा कि भाई मैं तो ये ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्या जरूरत है। बातों का ऐसा होता है कि नहीं जी रिफंड नहीं क्लेम करें, वो आपके इस मसले में फंस जाएंगे। नहीं, अगर आपका बनता है तो आप बिल्कुल रिफंड क्लेम करें। सर जो आपकी कंपनी है सेंटेक्स नाम है उसका? सेंटेक्स, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है एग्जैक्टली डिटेल में अगर बताएं तो किस किस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है? अच्छा जी, हम जो है ना तकरीबन बिजनेस के वन विंडो सोल्यूशंस देते हैं। वन विंडो सोल्यूशन देते हैं कि आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपकी मंथली रिटर्न फाइलिंग, विथ होल्डिंग की कंप्लायंसेस, सेल टैक्स की कंप्लायंसेस। अच्छा, सेल टैक्स मैं पूछूंगा क्या होता है? जी, सेल टैक्स जो है ना एक फेडरल गवर्नमेंट लेती है गुड्स पे, ठीक है, और उसी तरह से सेल टैक्स ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसको सर्विसेज टैक्स कहते हैं, SST कहलाता है सिंध में। सिंध SRB का एक इदारा है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो वो हमसे सर्विसेज टैक्स लेती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप पंजाब में काम कर रहे हैं, आप पंजाब में रजिस्टर्ड हैं, तो वो PRA का इदारा है, वो आपसे सर्विसेज टैक्स लेती है। आप KPK में हैं तो आपका KPRA सर्विस टैक्स लेती है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के, तो हर प्रोविंशियल्स के ना अलग अलग सर्विसेज टैक्स है। एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लॉ पास हुआ है कि गुड्स पे फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, सर्विसेज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अच्छा, गुड्स पे फिर वो, हाँ, ये जो सूबाई खुद मुख्तारी का अगर आपको याद होगा कि एक बिल पास हुआ था, उसके बाद से ये चीज़ें हुई। तो वो सिर्फ सर्विसेज इंडस्ट्रीज पे लगती है। जस्ट लाइक एक डॉक्टर है या कंसल्टेंट है या रियल एस्टेट एजेंट है या स्कूल के या ट्यूशन फीस है, तो इस पे जितनी ये सारी सर्विसेज इंडस्ट्री है। इवन एयरलाइन की टिकटिंग हो गई तो इसमें सर्विसेज टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंस सब करते हैं। राइट। उसके साथ साथ हम SACP के भी काम करते हैं। SACP में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना, LLP का रजिस्टर्ड करना, SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना, ये सब काम हम करते हैं। फिर अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं तो एक है पाकिस्तान PSW, उसकी रजिस्ट्रेशन, VBOC की रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। राइट। तो सर आपको कितना अर्सा हो गया सब करते हुए, कितना ऑलमोस्ट 9 ईयर। दैट्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, हम सेशन इस तरह के कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारा एक पहला इंट्रोडक्टरी सेशन था, क्योंकि मुझे पता है कि टैक्स वाल की जो
कंसल्टेंट की जो नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है वो 15 मिनट या 20 मिनट में हम नहीं कर सकते। तो वी विल आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जैसे हमारी इंक्वायरीज आती है तो आप दोबारा तशरीफ लाइएगा और हम जी, दोबारा इसको जरूर। कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सवाल बड़े मजे मजे के आते रहेंगे। एंड आई होप कि शायद अगर आप ये आपका वीडियो ब्रॉडकास्ट होगा तो नीचे कमेंट्स भी आएंगे, तो आई कैन आल्सो आंसर दैट क्वेश्चन। यू कैन आल्सो आंसर। और बहुत मैं तो सर का नंबर भी अगर आप बोले तो आपका नंबर हम जी जी, चला आप दें। बिल्कुल चला सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, बिल्कुल, नंबर तो आपका आप स्टिकर पे चला दीजिएगा। तो दोस्त हु आर वांट टू इंटरेस्टेड टू कांटेक्ट अदनान भाई, तो दे आर मोस्ट वेलकम। और बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू दिस सेशन इन द फ्यूचर एज वेल। जरूर। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।